हेलो हेलो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज नूरपुर की मेन मार्केट में आप और हम इस चर्चा को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि लोकसभा 2024 में आपको अपने वोट का फैसला करना। सम्मानित क्षेत्रवासियों और इस मंच पर उपस्थित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेता, ये कार्यक्रम तो हम लोग लंबा चलाते हैं, लेकिन क्योंकि आपने जो जनसंपर्क कार्यक्रम रखा था वो भी 12-14 किलोमीटर का था, तो जहां तक मैं समझता हूं ज्यादा देर तक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को परेशान करना अच्छी बात नहीं। जो लोग बहुत थक चुके हैं उनको आराम भी करना है और उनके पास आगे कल, परसों और 19 तारीख 3 ही दिन बाकी। आप और मैं जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव जहां एक तरफ आपके ये जिन साथियों ने मोबाइल फोन के वो अपनी वेबसाइट बंद कर लें, जहां ये चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं नगीना के लोगों को भी अपने क्षेत्र से प्रतिनिधित्व दिल्ली भेजना। आपने पिछले 3 बार में 3 अलग-अलग पार्टियों को मौका दिया। तीनों पार्टियों ने जिस तरह का काम इस क्षेत्र में किया, ये किसी ने छिपाया नहीं। सच ये है कि नगीना की जनता को ठगा गया है, नगीना की जनता के साथ धोखा हुआ है। अगर आप घूम कर देखोगे तो आपको एहसास होगा कि ना अच्छे स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटियां हैं, ना उद्योग धंधे हैं और ना ही यातायात के इतने अच्छे साधन हैं। इस क्षेत्र में आजादी के बाद जिस तरह से इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया है, बॉर्डर समझ के जिस तरह से इस क्षेत्र को गुमनामी के घेरे में रखा गया है, मेरा ये मानना है कि अब वो दिन बदलने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने चुनाव अपने कंधों पर जिम्मेदारी के साथ उठाया है, तो आप देख रहे होंगे कि देश में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा है, देश के बड़े बड़े मीडिया वाले अगर कहीं घूम रहे हैं, तो वो देश की कोई और सीट नहीं है, वो नगीना लोकसभा है, जहां के चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। क्योंकि अब तक जो आप वोट डालते आए, इस उम्मीद के साथ कि जिनको वोट डाल रहे हैं वो आपकी वोट से ताकतवर होकर पार्लियामेंट में जाकर आपके क्षेत्र की आवाज उठाएंगे। ये 2 सवाल आपको मुझे समझना चाहिए कि आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या बेरोजगारी की है। बेरोजगारी के कारण बिजनौर जनपद के लोग और नगीना लोकसभा के लोग
को छोड़कर जाते हैं क्योंकि उनको अपने परिवार को चलाने के लिए दो पैसे कमाने हैं, रोजगार करना है, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, कंपनी में काम करना है, छोटा मोटा कारोबार करना है। लेकिन जिस तरह से यही आपके बराबर में हरिद्वार में बड़े बड़े उद्योग धंधे रोशनाबाद क्षेत्र में लगे हैं और भगवानपुर क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हैं। अगर आप कोशिश करते या आपकी गलती कम है, आपका नेता प्रयास करता, तो ऐसे उद्योग धंधे इस नगीना लोकसभा में भी लगते और अगर नगीना लोकसभा में इंडस्ट्रियल एरिया लगता तो यहाँ के लाखों नौजवानों को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यानी कि ITI, पॉलिटेक्निक, BTech, MTech और प्रोफेशनल MBA, MCA या फिर BBA, BCA या हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट साथियों को रोजगार मिलने का काम होगा। उनके जेब में 4 पैसे आते, वो अपने माँ बहनों को सुख सुविधा और अपने परिवार के सम्मान को आगे बढ़ा पाते। लेकिन क्या कभी आपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुंह से अपनी लोकसभा में कभी ये सुना है कि उसने कहा हो कि अध्यक्ष जी मेरे क्षेत्र में लाखों नौजवान बेरोजगार है, वहां उद्योग धंधे लगने चाहिए? क्या कभी आपने सुना? नहीं। कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कभी बोला हो? नहीं। तो इसका मतलब आपकी जो बेसिक समस्या है बेरोजगारी की, वो आपके नेता की समस्या नहीं। सामान्य साथियों, मैंने महसूस किया कि क्षेत्र में एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और जिन योजनाओं पे बड़े बड़े दावे वादे हो रहे हैं, वो योजनाएं भी कहीं ना कहीं फाइलों में दबी पड़ी है। मेरा मानना है कि क्षेत्र में एक हायर सेंटर, एम्स जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए। आप बताओ, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? क्या कभी आपने अपने नेता के मुंह से सुना कि उसने पार्लियामेंट में कहा हो कि हमारे यहाँ एक हायर सेंटर, एम्स जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए? यानी कि आपकी जो मौलिक भौतिक समस्या है, आपकी जो मूलभूत समस्या है, वो आपके नेता की समस्या नहीं है। आपके नेता की समस्या तो ये है कि उसकी तनख्वाह बढ़ जाए, उसकी पेंशन मिल जाए, उसको भत्ता मिल जाए, अच्छा आवास मिल जाए और वो एसी के कमरे में पड़ के सोए और जब आप अपने हक की आवाज उठाओ तो वो आपकी तरफ पैर भी करके ना सोए। सामान्य साथियों, ये जो सरकारें केंद्र में स्टेट में बैठी है, आप महसूस करो, ये बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े विज्ञापन छपवाती है। जितना पैसा ये विज्ञापन में लगाती है, अगर इतना पैसा ये गरीबों के भले में लगाए तो शायद कोई गरीब बेरोजगार ना रहे, शायद कोई गरीब सुविधा बिना ना रहे। उससे भी बड़ी बात है कि ये नेता कहते हैं कि भाई हमने गरीबों के लिए बहुत अच्छे स्कूल खुलवा दिए। अगर जो गरीबों के लिए खुले स्कूल बहुत अच्छे हैं तो मेरा सवाल ये है कि ये नेता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं विदेशों में, प्राइवेट स्कूलों में, और गरीबों के बच्चों के लिए कहते हैं बहुत अच्छे स्कूल बना दिए। सामान्य साथियों, अगर स्कूल अच्छे होते तो इनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे होते। क्योंकि इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है, इनको अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या विदेशों में पढ़ाते हैं और हमें आपको सरकारी स्कूलों में छोड़ते हैं जहां पढ़ाई नाम की चीज नहीं। सामान्य साथियों, अगर कोई नेता अधिकारी बीमार हो जाए तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, मगर हमसे जनता से कहते हैं कि हमने आपके लिए बड़े अच्छे हॉस्पिटल बना के बहुत दवाई की व्यवस्था कर दी। लेकिन आप महसूस करो, अगर हॉस्पिटल इतने अच्छे होते तो ये भी अपना इलाज भी हॉस्पिटलों में कराते, अपने बच्चों, अपने परिवार का इलाज भी हॉस्पिटल में कराते। इसका मतलब ये खोखली बातें हैं। और मेरा कहना यह है कि देश में नौजवान सुसाइड कर रहा है, किसान सुसाइड कर रहा है,
किसानों का 5,000 रुपए माफ नहीं होगा, गरीबों का 10,000 रुपए माफ नहीं होगा, लेकिन अडानी अंबानी जी का 15 लाख करोड़ रुपए माफ होगा। तो ऐसा लगता है ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये सरकार अमीरों की, पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की, धंधा सेठों की सरकार है। सम्मानित साथियों, आप महसूस करो जिस तरह से आप तो टैक्स का पूरा पैसा चुकाते हो, लेकिन वो पैसा आपके काम में आके धंधा सेठों की झोलियों में भरता है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 15 लाख से ज्यादा करोड़पति इस देश को छोड़ के चले गए। मोदी जी ने हमसे कहा था और पूरे देश की जनता से कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, जबकि 16 करोड़ प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के रोजगार खत्म कर लिए। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन आप महसूस करो 350 का सिलेंडर 1150 रुपए का कर दिया। 300 रुपए का आने वाला बिजली का बिल 700-800 रुपए का कर दिया। 45-46 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का कर दिया। 100 रुपए का आने वाला खाद्य तेल 200 रुपए का कर दिया और कहा किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। किसी की आमदनी नहीं बढ़ाई। हमारी जेब काटने का इंतजाम इस केंद्र की सरकार ने और इनके जो छोटे भाई हैं उत्तर प्रदेश की सरकार वाले, उन्होंने कर रखा है। सामान्य साथियों, जनता इनसे अगर इनको वोट दे दे तो 5 साल इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जनता के पास 5 साल में मौका आता है कि अपनी वोट का हिसाब करें। ये नेता आपके बीच नहीं आते, क्योंकि अगर आएंगे तो आप सवाल पूछोगे और आप सवाल पूछोगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं। ये फिर आपको इधर की बातों में उलझाएंगे, ये धर्म की बातों में उलझाएंगे, ये जाति धर्म में उलझाएंगे, ये आपको बेवकूफ बनाने, गुमराह करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस देश में कब तक गुमराह होते रहोगे? इस देश में तो लोकतंत्र पैमाने पर आया था कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा, लेकिन वोट तो आपका है और राज तो आपका नहीं है। ये आपको 4 किलो राशन देके आपके कीमती वोट को खरीदने का प्रयास करते हैं। पहले तो रात के उजाले में, रात के अंधेरे में कोई खरीदने वाला वोट खरीदने के लिए आता था, लेकिन अब तो सरकारें दिन के उजाले में थोड़े थोड़े पैसे देंगे, यही तरह की पॉलिसी बना के आपके वोट को खरीदने का काम करती है। सामान्य साथियों, राजतंत्र में तो राजा महाराजा राज करते थे, लेकिन लोकतंत्र तो आया इसलिए था कि मेहनत करने वाला किसान का बेटा, छोटा व्यापारी, उसकी औलाद, मजदूर का बेटा, मास्टर का बेटा और तमाम तरह से जो हाथ के दस्तकार लोग हैं, बुनकर लोग हैं, तमाम उन जाति धर्मों के लोग जिनको आजादी से पहले मौका नहीं मिला, इस लोकतंत्र के जरिए वो सत्ता में बैठेंगे और सत्ता में आके अपने लोगों के लिए पॉलिसी बना के उनके जीवन में तब्दीली करेंगे। लेकिन आज ये देखो कैसा समय आ गया है कि जिनको हम तनख्वाह देते हैं, जो हमारे टैक्स की पैसे से तनख्वाह देते हैं, वो अधिकारी कर्मचारी हमें गुलाम समझते हैं। जब हम उनके दफ्तर में जाते हैं तो बिना पैसे के कोई काम नहीं करते, और अगर हम उनसे दफ्तर में जाते हैं तो इस तरह का व्यवहार करते जैसे हम गुलाम और मालिक हो। हुआ इसलिए है क्योंकि नेताओं और ये अधिकारियों के गठजोड़ में जनता पिस रही है। मैं आपसे इस क्षेत्र की तरक्की के लिए आपसे मदद मांगने आया हूं कि जाति धर्म से ऊपर उठ के इन निकम्मे नेताओं को छोड़ दो, इन गुंडागर्दी वाली सरकार को मुंह तोड़ दो और वोट की चोट से इनको सबक सिखाओ। मैंने आपसे लगातार लंबे समय से इस क्षेत्र से राब्ता किया है, गांव-गांव जाके लोगों को तैयार किया है, और ये जन सैलाब इस बात की गवाही है कि नगीना ने अपना मन बना लिया है। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जिस तरह 11 साल से चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर लड़ा, जिस तरह से लगातार जुल्म जाति के खिलाफ हमने बगावत की, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी भाइयों। लाठियां खानी पड़ी, जेलें काटनी पड़ी और तमाम तरह की मुसीबतें आई, लेकिन कभी घबराए नहीं हम लोग। लेकिन अब ये लड़ाई सड़कों की पार्लियामेंट में जानी चाहिए, इस बात की तैयारी हम लोग हमारे साथियों ने
देखी है, लेकिन ये तभी संभव है जब इस क्षेत्र की जनता अपने कीमती वोट को इस बार किसी की बातों में आके बर्बाद न करे और एक एक वोट 19 तारीख को केतली के निशान पर डालकर चंद्रशेखर आजाद को, आजाद समाज पार्टी को आपके क्षेत्र की सेवा करने का मौका दे, आपकी लड़ाई लड़ने का मौका दे, आपकी आवाज बनने का मौका दे। आप ये जानते हो इतने जुल्म जाति के बाद भी आपकी समाज ने कभी घुटने नहीं टेके, चाहे एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे सीए का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे शिक्षक भर्ती का आंदोलन हो, चाहे पहलवानों का आंदोलन हो। जब पहलवान बेटियों को अपमानित किया गया, उनको बेइज्जत किया गया, या फिर कोई भी किसी भी सरकार ने कहीं भी किसी गरीब किसान मजदूर पे, मजलूम पे अगर सरकार की लाठी या गुंडों की लाठी पड़ी हो तो चंद्रशेखर आजाद ने सीना तान कर गुंडों का मुकाबला करने का काम किया है। सबक सिखाने का काम किया है। लेकिन साथियों, सड़कों से तो मैं अन्याय होने पे अन्याय करने वालों को सबक सिखाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने जाता हूं। लेकिन अगर आपने अपनी वोट का सही इस्तेमाल कर लिया और ये लड़ाई लड़ने की ताकत चंद्रशेखर आजाद को दे दी, तो मैं विश्वास से कहता हूं कि ये गुंडे उत्तर प्रदेश और देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये किसी गरीब की तरफ हाथ उठाने नहीं देखेंगे, ये किसी गरीब पे जुल्म करने से पहले। आज तो देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आजकल तो कानून के फैसले कोर्ट से नहीं होते, बुलडोजर से होते हैं, लाठियों से होते हैं, गोलियों से होते हैं। किसी को कोर्ट में मार दिया जाता है, किसी को पेशी में मार दिया जाता है, किसी को जेल में मार दिया जाता है। और आप जानते हो मेरे ऊपर भी 4-4 गोली चलाई गई, लेकिन हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का और आपकी प्रार्थना दुआओं का इतना असर था कि उनकी गोली भी मेरे लिए फूल बन गई, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। 3-3 बार मेरी हत्या करने का प्रयास किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़ाई इस दौर में होनी चाहिए थी, उसके लिए कुदरत ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं कमजोरों की मजबूत आवाज बन सकूं। मैं आपकी मजबूत आवाज हूं और ये आवाज तब तक मजबूत रहेगी जब तक मेरे शरीर में रहो का निकलता रहेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस आवाज को और मजबूत करना चाहते हो, इस आवाज में और असर पैदा करना चाहते हो, इस आवाज को और ढाल देना चाहते हो, तो 19 तारीख को वोट का फैसला भी इस गुंडागर्दी की सरकार से निपटने के लिए चंद्रशेखर आजाद के हाथ में देना। फिर आप देखना किस तरह आपके क्षेत्र की समस्या के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठती है। आपको आज एक वकील की जरूरत है। किसकी जरूरत है? जोर से बताओ। आज आपको एक वकील की जरूरत है जो पार्लियामेंट में जाके आपकी वकालत करे, आपके क्षेत्र की वकालत करे, आपके लड़ाई को लड़ने का काम करे, आपकी आवाज को ईमानदार से उठाने का काम करे। क्योंकि अगर वकील नहीं होगा तो दलील मजबूत नहीं होगी, और दलील मजबूत नहीं होगी तो ये गुंडे बहरी सरकारें आपकी तरफ नहीं देखेंगी। आपका वकील भी मजबूत है और दलील भी मजबूत देगा। जिस तरह सड़कों पर लड़ा है, पार्लियामेंट में भी लड़ेगा, और अगर पार्लियामेंट नहीं सुनेगी तो सड़कों पर भी लड़ेगा, लेकिन जुल्म जाति नहीं होने देगा। एक सवाल मेरा है, इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देना। पहले दोनों हाथ उठा के बताओ कि आप सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो। तो मुझे बताओ, अगर आप बीमार हो और बार-बार डॉक्टर के यहाँ जाते हो, बढ़िया दवाई लेते हो, पूरा पैसा देते हो और भले ही से दवाई खाते हो, फिर उसके बाद 10 दिन बाद फिर डॉक्टर के जाते हो, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, पूरा पैसा देते हो, बढ़िया दवाई लाते हो, फिर भले से खाते हो। ऐसा आप पिछले 10 साल से कर रहे हो और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, तो अकलमंदी क्या कहती है? डॉक्टर क्या बताओ। अकलमंदी कि डॉक्टर बदल देना चाहिए? तो फिर सुनो, आपका डॉक्टर भी बड़ा मजबूत है और गुंडों का दवाई भी
हेलीकॉप्टर भी मजबूत है और गुंडों की सामत भी आ गई है। मेरी बात को याद रखना। जैसे 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 ये लाइव बना आपके डॉक्टरों के हाथ से लिखे पर्चे आगे बढ़ेंगे और आपके हाथ में चाबी आएगी, वैसे गुंडागर्दी करने वाले लोग इंसान बनते जाएंगे। आज जो बुलडोजर से न्याय कर रहे हैं वो भी संविधान के हिसाब से संघर्ष करने लगेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस लड़ाई में मेरा साथ देने के लिए तैयार है? आप लोग ये बताओ, इधर वाले जो लोग खड़े हैं नीचे, गुलामी की बेड़ियां सिर्फ नारा लगाने से नहीं कटेगी, इसके लिए मजबूत इंतजाम करना पड़ेगा। वोट की ताकत से अपने वकील को ताकतवर बनाना पड़ेगा। बताओ दोनों हाथ उठा के तैयार हो या नहीं हो? तैयार हो तो यहाँ से जाने के बाद हमारी बहनों माओं तक और घर में जो बड़ी महिलाएं हैं उन तक हमारा चुनाव निशान पहुंचाना और 19 तारीख को सुबह सवेरे उठ के केतली का बटन दबाकर आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद को ताकतवर बनाना। मेरे प्यारे भाइयों, आपके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी और आपके एक एक वोट चंद्रशेखर आजाद के हौसलों को बुलंद करने का काम करेगी। आप यहाँ सब आए, पूरे दिन हमारे साथ संघर्ष किया और इसी आप सब लोगों से मेरी अपील है, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। आज हम इस देश में जुल्म जाति से आ रहे हैं। जिसका मन होता है पार्लियामेंट में हमें जातिगत गालियां दे देता है, जिसका मन होता है वो गुंडे और सरकारों के इशारे पे हमें दिल्ली में लाते पड़ती है। अब इस जुल्म जाति को खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ और वोट की चोट से अपने ऊपर हुए जुल्म का हिसाब करो और 19 तारीख को केतली का बटन दबाकर चंद्रशेखर आजाद को ताकतवर बनाओ। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ मिला के बताओ। ये क्रांति जो यहाँ से शुरू हो रही है ये बहुत दूर तक जाएगी और इसका असर आपको 19 तारीख से दिखना शुरू हो जाएगा। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते वो भी आपको इज्जत देंगे और आने वाले कल में आपकी लड़ाई पार्लियामेंट में भी मजबूत होगी। जो अधिकार हमारे छीन रखे हैं वो सरकारों की आंखों से आंखें डालकर वो अधिकार भी हम वापस इस क्षेत्र को दिलाने का काम करेंगे। मेरे छोटे भाई कैद भी इस लड़ाई में मेरी मदद करने के लिए आए हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जितने हमारे यहाँ के नेतागण जो कई घंटे से इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और पिछले 4-4.5 महीने से और 1.5 साल से एक एक व्यक्ति के पास जाके वोट को अपील कर रहे हैं, वोट देने की मांग कर रहे हैं। मैं उन तमाम नेताओं का, तमाम साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आपसे यही अपील, भूल मत जाना। भूल तो नहीं जाओगे? जोर से बताओ। हमारा निशान, हमारा निशान, हमारा निशान, हमारा निशान, हमारा निशान। आवाज दो। तो मेरे साथ फिर नारे लगाओ। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गरीबों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। व्यापारियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मजदूरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अगर आप तैयार हैं तो खुद से चंद्रशेखर आजाद बन के मदद करो।
अगले 3 दिन सुख चैन को त्याग दो और घर में मेहनत करके लोगों को तैयार करो कि 19 तारीख का दिन हो और एक ही लहर चले कि सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली, बटन दबेगा, बटन दबेगा, हमारा निशान। और ये खेत लगाइए, ये अलादीन का चिराग है। जैसे जैसे ये केतली मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे गुंडागर्दी की आवाजें कमजोर होती जाएंगी और चमचेगा आजाद हमेशा 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में तैयार मिलेगा, कभी पार्लियामेंट में और कभी सड़क पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए मुबारक है। और जिन साथियों ने इस मंच को इज्जत बख्शी और बहुत मेहनत की, हमारी पार्टी के सभी नेता हाजी गणेश साहब और पाल जी और तमाम हमारे साथी और तमाम जितने भी आज छोटे सिंह जी और सवेरे जितने भी साथी भाई सलीम जी और इकबाल जी, तमाम हमारे साथी जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, और हमारे प्रधान जी और हमारे राकी भाई और अंकुश भाई और तमाम हमारे साथी हामिद भाई, सब लोगों का मैं दिन से धन्यवाद करता हूँ और हमारे हाजिर भाई की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।